Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am, and this is Polity lecture. Polity previous year questions हम आज डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2022 में आए हैं, राइट? तो we will discuss one by one. So let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि 2022 प्रीलिम्स में आया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और स्टेटमेंट्स क्या है एक एक करके देखते हैं. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. तो जो Contempt of Court Act 1971 है हमारे पास, क्या वो H.N. सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशन, क्या इसके बेसिस पे आया था वो? क्या ये सही है या गलत है, राइट? तो ये आप देख लीजिए. सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट सेक्शन में आप मुझे लिख लीजिए क्या लगता है आपको, ये सही है? पढ़ा है आपने इसके बारे में? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. जब जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट है हमारा, जब उनको लगेगा कि उनकी ऑनर को कम किया जा रहा है, उनकी रेस्पेक्ट को कम किया जा रहा है, कोई लोगों को भड़का रहा है उनके खिलाफ, राइट? तो ये इन डिटेल हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे. तो यस, H.N. सन्याल कमेटी के बेसिस पे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था, राइट? सो जो स्टेटमेंट 1 है, इट इज राइट. Moving to another statement, the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि अगर कोई उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो वो उसको पनिश कर सके? तो क्या ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास? आपको क्या लगता है? पढ़ा है आपने? बिल्कुल ऐसा पावर है अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसके बारे में. तो इन आर्टिकल्स के अंडर ये एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, ठीक है, कि वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं फॉर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आपने देखा होगा जो लॉयर एक्टिविस्ट भी है था प्रशांत भूषण, उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर फिर पनिश किया गया था. ओके, मूविंग टू अनदर स्टेट. सो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये बिल्कुल सही है. मूविंग टू अनदर स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है? क्योंकि दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन करके है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करके, अलबत्ता जो हमारे पास एक्ट है वो इनको कैटेगराइज करता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में. तो दिस इज रॉन्ग. So statement 4, in India the parliament is vested with the power to make laws on the contempt of court. बिल्कुल, मैंने आपको बताया जो हमारे पास contempt of courts एक्ट है 1971 का, वो किसने एनेक्ट किया है? वो पार्लियामेंट में ही बना है, वो पार्लियामेंट ने ही एनेक्ट किया है. सो द स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 इज अ राइट आंसर. तो यहाँ पे आप देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 ये राइट आंसर है. तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यूजुअली आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम देखते हैं प्रिलिमिनरी के, तकरीबन हर ऑल्टरनेट ईयर इस पे क्वेश्चन आ जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जिस बच्चे ने अभी तक ये नहीं क्लियर किया है वो क्लियर करो इसको. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. देखो ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर होते हैं ना, जैसे डिफरेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या लीगल फर्म्स होती हैं जो लॉ के साथ डील करती हैं, उनको हम बोलते हैं कि इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एडवोकेट्स. लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज के लॉयर्स होते हैं, जो कंपनी सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके ये एज अ लॉयर काम करते हैं, और पेटेंट लॉयर्स जो होते हैं वो एज एन एडवोकेट रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं. लेकिन आपको मैं बताऊं, जो एक गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स या लीगल फर्म्स होती हैं, इनको तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को तो बिल्कुल एज एडवोकेट हम रिकॉग्नाइज करते हैं. लेकिन आपको पता होता है पेटेंट लॉयर कौन होता है? पेटेंट लॉयर होता है जो किन डिस्प्यूट्स के साथ डील करता है, पेटेंट्स के रिलेटेड जो आया होता है. पेटेंट आपको पढ़ा होगा आपने, डिफरेंट तरह के पेटेंट्स होते हैं. तो अगर कोई किसी का पेटेंट चुराता है, ठीक है, या उसका कोई इशू अराइज होता है, तो पेटेंट्स के लिए जो लॉयर काम करता है उसको हम पेटेंट लॉयर बोलते हैं. और पेटेंट लॉयर जो होता है वो बिल्कुल एज एन एडवोकेट होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि पेटेंट लॉयर इज ऑल्सो एन एडवोकेट.
तो यहाँ पे ये बोलता है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन। देखो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज छुपी हुई होती है। देखो ये अलग है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, लीगल फर्म्स अलग है, कॉर्पोरेट लॉयर्स अलग है, पेटेंट लॉयर्स अलग है। तो जो ये स्टेटमेंट है आपको देखना है ये क्या इन चारों का फुलफिल करता है, राइट तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि अगर आप देखोगे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स फिर बोलोगे हाँ ये तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो पेटेंट अटॉर्नीज जो होते हैं वो भी तो एडवोकेट्स ही होते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसने पेटेंट अटॉर्नीज को एडवोकेट्स के से रिकॉग्नाइजेशन से बाहर रखा है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। क्या ये सही है गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो बार काउंसिल जो है ये जो इनके रूल्स होते हैं बिल्कुल उनके पास पावर होता है कि इवन लीगल एकेडमीज जो होती हैं लॉ एकेडमीज तो रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन इनके पास पावर होता है टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन। तो बार काउंसिल बिल्कुल रूल्स दे सकता है लीगल एजुकेशन के लिए या लीगल कॉलेज लॉ कॉलेजेस के लिए। सो स्टेटमेंट 2 इज द राइट। सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ आ रहा है? शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इजी है एज कंपेयर द प्रीवियस टू। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 368 इसके साथ डील करता है। अमेंडमेंट क्या होता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट। तो अगर हम ये जो बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकती है। जब हम अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या आपको पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए उसके लिए? पढ़ा है आपने? नहीं, इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मनी बिल होगी उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। When the constituent amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her consent. तो ये देखो वर्ड ऑब्लिगेटरी, ठीक है। तो इन वर्ड्स को पिक करना है आपको क्वेश्चंस में। तो बिल्कुल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के सामने ये करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक बिल तभी एक्ट बनती है जब प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देता है, साइन करता है। तो इसमें ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उनको साइन करना ही करना है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो एक स्पेशल प्रोसीजर से आई हुई होती है, अलग से उनको हाउसेस पास करते हैं विद स्पेशल मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर एसेंट, राइट। शाबाश। तो अगर ऑर्डिनरी बिल होती तब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल होती है उसके टाइम नहीं होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होती है तो ये पास होनी चाहिए दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और किससे? स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी प्रेसिडेंट वोटिंग। जिसने भी अच्छे से पॉलिटी पढ़ा होगा उसको पता होगा। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब किसी बिल पे ये मुतफिक नहीं होते, जब डेडलॉक होता है, फिर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के फिर उसको पास करते हैं, ठीक है, उसको हम जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात आती है, अगर ये दो हाउसेस पास नहीं भी करते हैं तो इसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है, क्योंकि दोनों हाउसेस इसको अलग अलग से सेपरेटली पास करने चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला वाला प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ये गलत है। और जो दूसरा है प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है साइन करना और जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इसमें नहीं है, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई? अमेंडमेंट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनते ही है, राइट। ओके, सो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल कौन सा डील करता है अमेंडमेंट के साथ? आर्टिकल 368। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State, Deputy Minister। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिस्टर्स को 4 रैंक्स में क्लासिफाई किया है? क्या लगता है आपको? पढ़ा है आपने?
बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिस्टर्स को क्लासफाई नहीं किया है, ये एज अ कन्वेंशन है, ये इनको क्लासफाई नहीं किया है। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। जो टोटल मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, जितनी हमारी लोकसभा जो लोअर हाउस है ना उसकी जितनी स्ट्रेंथ है ना, कितने मेंबर्स है लोकसभा में, उसका 15%। क्योंकि जितने भी मेंबर्स है लोकसभा के वो सारे के सारे मिनिस्टर्स हम नहीं बना सकते हैं ना, लिमिटेड होते हैं मिनिस्टर्स। तो कितने होने चाहिए मिनिस्टर्स? 15% ओनली। जो लोकसभा है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका 15%, राइट। बात समझ में आ गई? तो 15% ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये मैं आपको एडिशनल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा लिमिट नहीं होगा, देखा गया था कि बहुत ज़्यादा इवन मिनिस्ट्रीज को क्रिएट किया जा रहा था। क्यों? हर एक चाहता था कि मैं मिनिस्टर बनूं, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि दिन ब दिन जो मिनिस्ट्रीज है वो बढ़ती जा रही थी, डिपार्टमेंट्स भी बढ़ती जा रही थी। तो उससे क्या होता है, वो फॉर पॉलिटिकल रीजंस, नॉट फॉर एनी गवर्नेंस और एफिशिएंसी, पॉलिटिकल रीजंस ऐसा हो रहा था। तो इसीलिए इसको लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। और आपको याद रखना है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये दिया गया कि 15% स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो एक लिमिट लगाया गया, किससे? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पॉलिटी के, जहां पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। शाबाश। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ओनली 2। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है। कभी कभी यहाँ पे भी गलती होती है इंसान को। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना था, तो सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा मतलब सिर्फ जो ऐसा पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। एक्सक्लूसिव जो लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा के पास कुछ एडिशनल पावर्स है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। तो सबसे पहला दिया गया है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या सिर्फ लोकसभा को रेटिफाई करना होता है? अगर हमें डिक्लेयर करनी होती है इमरजेंसी, क्या सिर्फ लोकसभा का लिख के होना चाहिए? क्या सिर्फ लोकसभा पास करना चाहिए? नहीं, ठीक है, इनमें दोनों का इक्वल पावर होता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। ये गलत है। ओके, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या ये सिर्फ लोकसभा का पावर है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना? बिल्कुल, ये सिर्फ लोकसभा का है। क्यों? आपको पता होगा जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेडरॉक प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा। जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं बोलती है, लोकसभा की बात आती है। तो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये स्पीकर एडमिट करता है, फिर उसको पास किया जाता है। इसके लिए इसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए 50 जो होने चाहिए वो ये लिख के देने चाहिए कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है, 50 मेंबर्स, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, इवन इस पे ये भी बताया गया, जो 2014 में 20 बार एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए बोला गया, लेकिन स्पीकर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि स्पीकर क्या होता है? वो रूलिंग पार्टी का होता है, तो मिसयूज किया जाता है स्पीकर का जो है पोस्ट, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। तो दिस इज राइट। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालना होता है उसको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का होता है? बिल्कुल नहीं। अगर इम्पीचमेंट करनी है, अगर प्रेसिडेंट को निकालना है, वो किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इक्वल पावर होता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो सही है यहाँ पे, बाकी जो दो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। Question number 6. With reference to anti-defection law in India, consider the following statements. Anti-defection law के related कुछ statements दिए गए। Anti-defection law आपने पढ़ा होगा, 52nd Constitutional Amendment Act से आया था। The law specifies that a nominated legislator cannot join, यहाँ पे देखो ये word cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। क्या ये सही है? देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया? बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस के लिए।
क्या होता था जब इलेक्शन होता था, जब वो जीतते थे, फिर क्या होता था, मेंबर्स पार्टी चेंज करते थे, राइट, क्योंकि वो किसी पार्टी के टिकट पे जीतते थे, फिर वो किसी और पार्टी में चले जाते थे या अलग से पार्टियां बनाते थे। तो अब अगर कोई ऐसा करेगा उसको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, कि वो डिफेक्शन ना कर पाए। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बोलता है कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर होता है, जो नॉमिनेट किया गया होता है, वो नहीं कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन विद इन 6 months ऑफ नॉमिनेशन। ये गलत है। क्यों? देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है जो नॉमिनेटेड, जिसको हम नॉमिनेट करते हैं ना, जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर होता है, अगर इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है ना नॉमिनेशन के बाद, वो विद इन 6 months करे। अगर उसके बाद किया तो इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो विद इन 6 months ही ये कर सकता है। जो ये कैन नॉट है ना, इसने ये गलत बनाया है। ही कैन ज्वाइन विद इन 6 months, उसके बाद नहीं कर सकता है। तो ये गलत है। जो एक नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर होता है वो ज्वाइन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 6 months, जब वो नॉमिनेट किया जाता है, 6 months के बाद नहीं, राइट। अब एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिस बच्चे को इन सारे क्वेश्चंस में, मतलब कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आई, जिसको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, उसको ये कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ने चाहिए, राइट। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना होता है, कौन लेता है? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है। जैसे स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है वो डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो बताया जा, इस जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बोलता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम फ्रेम में उसको ये केस जो है कंप्लीट करना है। तो ये बिल्कुल सही है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। और इस टाइम पे भी बोला जाता है जो स्पीकर का ऑफिस है वो मिसयूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो होता है ना, वो रूलिंग पार्टी का बंदा होता है, राइट। तो हमेशा वो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम देखा गया कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, राइट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट से एक्ट से लाया गया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। तो साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में दे रही हूँ आपको, जिस वजह से आपको क्या हो जाएगा, और हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे क्या बताना है हमें, करेक्ट, ये बिल्कुल चेक कर लेना क्या करना है एग्जाम में, तो करेक्ट हमें बताना है। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. आपको पता है पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दोनों हाउस है ना पार्लियामेंट के, कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं जो वहाँ पे जा सकते हैं। राइट टू वोट उनको नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ पे दे कैन सिट देयर, दे कैन इवन डिस्कस देयर। वो होते हैं मिनिस्टर्स किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसको भी अलो किया जाता है, वो भी जा सकता है इसमें, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, पार्लियामेंट कमेटी जो होती है उसमें भी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में, वो ये है, यहाँ पे बोला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसको नहीं अलाउ किया जाता है, इसको अलाउ किया जाता है ओनली। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। सोलिसिटर जनरल नहीं, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल को ही अलाउ किया जाता है, मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट को ये कर सकता है पार्टिसिपेट, राइट, विदाउट राइट टू वोट, अटॉर्नी जनरल ओनली। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से ये गलत है। Okay. According to Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation with the government which appointed him resigns. देखो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है जब कोई गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई गवर्नमेंट रिजाइन करती है, जब कोई गवर्नमेंट टूट जाती है, जब कोई गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है, अटॉर्नी जनरल भी अपना रिजिग्नेशन सबमिट करता है। बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अटॉर्नी जनरल का दिया गया है उसमें बताया गया है प्रेसिडेंट इसको रिमूव भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि गवर्नमेंट के साथ ये रिज़ाइन करेगा। अलबत्ता कन्वेंशन बन गया है। ये कन्वेंशन क्या बन गया है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि किसको आप अपॉइंट करोगे। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करता है कि आप किसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करोगे, किसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है। अब ये कन्वेंशन बन गया है। कन्वेंशन होता है कि जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहे और इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो कन्वेंशन ये बन गया है कि
जब गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी ने ही उसको अपॉइंट कराया होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, फिर वो क्या करता है, वो ऑन मॉरल बेसिस फिर रिजाइन कर देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट तक ही इसका जिक्र किया है, इसका बोला है, राइट। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी गलत है। तो इसमें क्या करेक्ट है, नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट्स में आपको पता है रिट्स इशू होते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, जो मैंडेमस क्या है, मैंडेमस एक रिट है ना, वन ऑफ द रिट्स, 5 रिट्स। तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, राइट। तो ये बोलता है कि ये हम अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी, जब तक नहीं इसको बोला गया कोई पब्लिक ड्यूटी दी गई होगी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी। तो बिल्कुल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंडेमस मतलब है वी कमांड, हम किसी को कमांड करते हैं कि आप ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो, तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये यूज किया जा सकता है। तो राइट, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, बोलती है कि जो मैंडेमस है इसका, इस रिट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, अगर जी कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसके लिए हम मैंडेमस इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये गलत है। Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. क्यो वारंटो भी एक तरह की रिट है जो बोलता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि कोई भी बंदा, मैं जा सकती हूँ कोर्ट की, मैं बोलूँगी वो जो ऑफिसर है, क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस, बाय किस अथॉरिटी से वो ऑफिस होल्ड कर रहा है, राइट। तो हाँ, ये सही है। कोई भी पब्लिक माइंडेड मतलब जो पब्लिक को बचाना चाहेगा वो जा सकता है कोर्ट। ये जरूरी नहीं है कि जो एग्रीविड पर्सन जाएगा, कोई भी पर्सन जा सकता है और बोल सकता है कोर्ट को, आप मुझे उसको ये पूछिए आप किस अथॉरिटी से वहाँ बैठे हैं उस ऑफिस पे, उस चेयर पे। तो बिल्कुल ये सही है। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। तो हमें क्या यहाँ पे बताना है, करेक्ट ही बताने हैं। तो ऑप्शन 1 एंड 3, बात समझ में आ गई। मैंडेमस या रिट्स जो 5 रिट्स है ना, हिबस कॉर्बस, मैंडेमस, सर्शरी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, ये पढ़ लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब डिप्टी स्पीकर के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। तो जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, क्या वो स्पीकर फिक्स करता है डेट उसके लिए? पढ़ा होगा, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में होती है सारी बातें लिख के। बिल्कुल स्पीकर करता है फिक्स, ये सही है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड, दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। बोलते कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो जो कैंडिडेट होना चाहिए, या तो मैंडेटरी वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए या रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। क्या लगता है आपको? ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। बेसिकली 10th लोकसभा तक क्या होता था, 10th लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के होते थे। लेकिन 11th लोकसभा से क्या हुआ, 11th लोकसभा से ये कन्वेंशन बना कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से लिया जाएगा। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, it's not mandatory. The deputy speaker has the same power as of the speaker when residing over the sittings of the house and no appeal lies against his rulings. बोलते कि जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होता है तो कौन प्रिजाइड करता है? डिप्टी स्पीकर। तो क्या उसका जो जब वो प्रिजाइड करता है, क्या उसका जो पावर होता है सेम होता है एज स्पीकर? बिल्कुल। जब डिप्टी स्पीकर एक्ट करेगा एज स्पीकर और द सिटिंग्स, तो बिल्कुल उसका पावर भी सेम होता है एज स्पीकर, राइट। सो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। सो अच्छा, चौथा पॉइंट है, द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हमें अपॉइंट करना है, किसको इलेक्ट करना है इसको ना, वी हैव टू अपॉइंट डिप्टी स्पीकर, तो उस टाइम क्या होता है, मोशन मूव करता है स्पीकर और उसके बाद उसको सेकेंड करता है प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन है? 1 and 3 है ना, 1 and 3 आर द राइट ऑप्शंस।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इन 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमने कितने और जो है कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया हम 5th शेड्यूल में लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं ना, अगर हम 5th शेड्यूल में लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, उससे इन स्टेटमेंट्स से आप देखो कि उससे क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेटमेंट्स को फुलफिल करता है। पहला स्टेटमेंट है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। Statement second, this would create a local self-governing body in that area. Statement third, this would convert that area into a union territory. Statement four, the state having such areas would be declared as special category state. देखो जो 5th शेड्यूल है ना, वो इवन बैकवर्ड एरियाज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरियाज पे लगता है आर्टिकल 244 के अंडर। और देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई 5th शेड्यूल के एरिया के अंडर आता है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉमन सेंस है, लोकल गवर्निंग बॉडी तो हर एक जगह है, तो इसमें क्या स्पेशल है, ये तो हर एक जगह वैसे भी हमें लानी है। यूनियन टेरिटरी, उस एरिया को थोड़ी हम यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करेंगे, यूनियन टेरिटरी तो बिल्कुल एक अलग होती है, राइट। और उसको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल्स, क्योंकि इनको इन स्टेटस को रखा ही जाता है इसलिए 5th शेड्यूल में, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कि उनको लैंड एलिनेशन से बचाने के लिए, उनका जो ज़मीन है उसको उनको खाए ना, उनको जो है डिस्प्लेस ना करे, उनको फिर अपनी ज़मीन से क्या होता है दूर जाना पड़ता है। तो उनकी जो ट्राइबल्स की ज़मीन है उनको बचाने के लिए, सो दैट कि नॉन ट्राइबल्स वहाँ पे ना आए, उनसे ज़मीन ना खरीदे, उसको बचाने के लिए तो उनको 5th शेड्यूल में डाला जाता है। 5th एंड 6th शेड्यूल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो इन डिटेल आपको पढ़ने चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज पॉलिटी प्रीवियस ईयर MCQs। तो हम एक साल के हर रोज़ में आपको ये अपलोड किया करूँगी ये वाला लेक्चर। तो बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, एंड गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।